Hello everyone, this is Prince Raj, founder and tutor of the Global English Institute. Guys, I hope you all are well. जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में बात किया था, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। वो हमारा पार्ट 1 था और आज हम लोग उसी के पार्ट 2 वीडियो को अपलोड किए हैं आप लोगों के सामने। चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसे भी उतने ही इत्मीनान से देखेंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए आज की क्लासेज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर अगर आप नहीं समझेंगे तो ग्रामर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर आप उस चीज़ों को उतने मतलब बारीकी से नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ग्रामर है क्या, आखिर ग्रामर हम पढ़ते क्यों हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि ग्रामर इतना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बिना ग्रामर का हम स्पोकन कैसे करें। ये सारे जो सवाल आपके होते हैं वो सारे सवाल आपको अभी सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर है क्या। देखिए कंपेयर करेंगे। ए में हमने 2 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है गर्ल्स रीड नाइसली, फिर दूसरा सेंटेंस है गर्ल्स रीड नाइसली, जिसमें अंतर क्या है, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ कॉमा। यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा है और यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है। इस कॉमा के कारण इस दोनों सेंटेंस के मीनिंग में टोटली अंतर हो जाता है। ये इस सेंटेंस के टोटली अपोजिट है। इसका अर्थ हुआ गर्ल्स रीड नाइसली, यानी लड़कियाँ अच्छे से पढ़ती है, और इसका अर्थ हो गया गर्ल्स रीड नाइसली, यानी लड़कियां अच्छे से नहीं पढ़ रही है, उनको कमांड किया जा रहा है अच्छे से पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बॉयज़ कम हियर, लड़कों इधर आओ, उसी तरह गर्ल्स रीड नाइसली, लड़कियां अच्छे से पढ़ो, और इसका अर्थ है गर्ल्स रीड नाइसली यानी लड़कियां अच्छे से पढ़ती है, जो कि एक मतलब कह सकते हैं एक स्टेटमेंट है। तो दोनों में देखिए सिर्फ एक कॉमा के कारण दोनों के मीनिंग में टोटली अंतर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं गॉड इज नाउ हेयर, यानी ईश्वर यहाँ है। बस इसमें अंतर हमने क्या किया है, अगर हम नाउ और हेयर को एक जगह सटा दें तो इसका अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, गॉड इज नो वेयर, यानी ईश्वर कहीं नहीं है। तो जो जिस तरह से उसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसी तरह से लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड को सटा दीजिएगा एक साथ तो फिर मीनिंग में अंतर हो जाएगा। अब फिर कॉमा का अगर इधर उधर करेंगे तो फिर उसका भी मतलब बदल जाएगा। फिर देखिए एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, पार्डन इम्पॉसिबल टू बी हैंग। पार्डन के बाद एक कॉमा है, पार्डन इम्पॉसिबल टू बी हैंग्ड, यानी क्षमा है, इम्पॉसिबल यानी कि लटकाया जाना असंभव है। जैसे ऐसा स्टेटमेंट आपको कोर्ट में जजेस के द्वारा दिए जाते हैं। अब उसी में अंतर देखिए, फिर दूसरे सेंटेंस में क्या है, पार्डन इम्पॉसिबल, फिर यहाँ कॉमा है, पार्डन इम्पॉसिबल टू बी हैंग्ड, यानी कि क्षमा असंभव है, टू बी हैंग्ड यानी कि लटका दिया जाना है। अगर सोच के देखिए कि ये कॉमा यहाँ हो जाए और ये कॉमा यहाँ हो जाए तो मतलब ही दोनों सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। फिर पता चलेगा कि जिसको फांसी दिया जाना है उसको क्षमा दिया जाएगा और जिसको क्षमा दिया जाना है उसको फांसी दे दिया जाएगा। तो एक कहा जाता है, एक बड़ा अच्छा कहावत है कि एक नुक्ते के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। नहीं तो वही हाल यहाँ है कि इस कॉमा का अगर हम प्रयोग इस जगह कर दे या इस कॉमा का प्रयोग इस जगह कर दे तो दोनों के सेंटेंस के मीनिंग में पूरा विपरीत, दोनों का मीनिंग ही विपरीत हो जाएगा। तो ये आपको हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताया जिससे हमने इम्पोर्टेंस समझा ग्रामर के, कि आपको अगर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है या कॉमा का करना है या 2 वर्ड्स लिखने हैं तो उसके बीच एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, कॉमा का सही प्लेस होना चाहिए, यानी पंक्चुएशन मार्क भी आपका ठीक होना चाहिए। यानी ग्रामर पढ़ने के लिए आपको एक एक रूल्स को, एक एक चीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो कुछ ग्रामर की जो बेसिक बातें थी वो हमने बताया। अब कल हम लोगों ने बात किया था इंग्लिश के बारे में। हमने आपको बताया था कि आज जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो जर्मनिक लैंग्वेज से निकल कर आया है। जर्मनिक लैंग्वेज किसका पार्ट है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। हमने बताया था कि वर्ल्ड में जो रजिस्टर्ड भाषाएं हैं उनके 13 फैमिलीज है, जिसमें से एक है इंडो यूरोपियन फैमिली। अब हम लोग बात करने वाले स्टेजेज ऑफ इंग्लिश, यानी स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जब निर्माण हुआ। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश आया कब। तो इंग्लिश के आने का जो टाइम है 5th सेंचुरी एडी। अगर हम समझे इंग्लिश का आने का टाइम है 5th सेंचुरी एडी, यानी इंग्लिश का उदय हुआ है 5वीं सदी में
और 5वीं सदी से लेकर अभी तक 1500 साल का जो स्टेजेज है उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने 3 स्टेजेज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला है ओल्ड इंग्लिश, जिसका कालखंड है 5th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक। फिर दूसरा है मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश का कालखंड है 11th सेंचुरी एडी से लेकर 15th सेंचुरी एडी तक। और फिर उसके बाद है मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टू ऑनवर्ड्स, यानी अभी तक। यानी कि अंग्रेजी को 3 स्टेजेज में डिवाइड कर दिया गया है। 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इस तीनों स्टेजेस को हम लोग मतलब ताकि पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए ग्रामरियन ने तीनों स्टेजेस को अलग अलग नाम दे दिया। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को भी 3 मतलब उसके कालखंड को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। अब तो फिर विश्व का इतिहास भी, वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक अलग जुड़ जाता है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो हम लोग जो आज अंग्रेजी पढ़ते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है। वी लर्न इंग्लिश टुडे इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जिसका कालखंड 15th सेंचुरी एडी से अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन हम जान रहे हैं कि विश्व कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं दिन दुगुनी रात चौगुनी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस डेवलपमेंट में हर एक चीज़, हमारे खान पान, रहन सहन, हर चीज़ बदल रहा है। आज हम लोग वेस्टर्न हो रहे हैं, वेस्ट के कल्चर को हम लोग फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। तो सिर्फ वेस्टर्न खान पान रहन सहन ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, ड्रेस ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हमारे लैंग्वेजेज भी मिक्स हो रहे हैं, लैंग्वेजेज में भी अंतर हो रहे हैं। तो उस लैंग्वेजेज में अंतर क्या हो रहे हैं, उसके कारण क्या बदलाव हो रहा है, चलिए आगे उसको हम समझते हैं। देखिए, वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के भी कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें वी गेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड दीज आर। यानी आज हम संसार में जितने भी अंग्रेजी, हम जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और 63 से ज़्यादा कंट्रीज इसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर चुका है। लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 100 कंट्रीज़ में अभी अंग्रेजी जो है ठीक एक सुचारू ढंग से पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। इंडिया तो खैर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज अपना घोषित कर ही चुका है। तो देखिए, अब हर एक जगह की इंग्लिश की बात करें, जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गया या कनेडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, सभी के इंग्लिश में डिफरेंसेज होंगे, क्योंकि सारे देश का कल्चर अलग अलग है, सारे देश के भाषाएं में भी अंतर होंगे। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कनेडियन या नाइजीरियन, ये सारे वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश कहलाते हैं। अब ये हुआ क्या है कि जो ये एरा है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, विश्व एक ध्रुव पर आकर खड़ा हो चुका है। इसमें ये सारे वैरायटीज़ मिक्स हो चुके हैं, यानी सारे वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश मिक्स होकर एक ग्लोबल इंग्लिश यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश का निर्माण कर चुका है, जो आज सबों के द्वारा बोला जाता है। अब क्या हो गया कि ब्रिटिश इंग्लिश के, अमेरिकन इंग्लिश हो या ऑस्ट्रेलियन हो या कनेडियन या नाइजीरियन, सारे इंग्लिश एक मिक्स हो चुके हैं। जिस प्रकार से हमारी कल्चर, जो हमारी भारत की जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, वो पश्चिम की संस्कृति सभ्यताओं से मिक्स हो गया है, उसी तरह हमारे लैंग्वेज भी मिक्स हो गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एक लाइन हम लोग नोट में आपको बता देंगे कि हाँ, आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो वही जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंग्लिश है वो आज मिक्स हो गया है, और वो क्या फाउंड कर दिया है, तो हम समझते हैं यहाँ, इन दिस साइबर एज, यानी ये जो साइबर एज है, दिस इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण का एरा है। इट इज़ प्रोबेबल दैट, यानी यह संभावना है कि द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंग्लिश विल क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विच विल बी स्पोकन बाय ऑल। यानी कि ये जो एरा है, साइबर एरा है, यानी साइबर यानी फास्ट सेंचुरी, हम लोग 21st सेंचुरी, ये बहुत ही फास्ट सेंचुरी है। और इस सेंचुरी में यह पूरी संभावना है। पूरी संभावना क्या है, हम कह सकते हैं ब्रिटिश में ये तो शुरू हो चुका है, स्पोकन इंग्लिश में सारे अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स हो या ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स हो या ऑस्ट्रेलियन हो या कैनेडियन, सारे मिक्स हो चुके हैं स्पोकन में। भले मतलब कह सकते हैं कि आप कंपटीशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ यह चीज़ एब्जॉर्ब नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में, यानी जो स्पोकन इंग्लिश होता है, उसमें यह चीज़ बखूबी चल रहा है। तो वही विल मूव
सॉरी देयर इज अ विल मूव क्लोज टुगेदर, यहाँ पे मूव एक वर्ड छूट गया था। वराइटीज ऑफ इंग्लिश विल मूव क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विच विल बी स्पोकन बाय ऑल, यानी वो क्या बनाएगा, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाएगा। और ये जो इंग्लिश होगा अब ये किसी खास कंट्री का नहीं हो गया, बाकी सारी कंट्री जहाँ जहाँ भी अंग्रेजी बोली जाती है सारे कंट्री के द्वारा इसको अपनाया जाएगा। और अब जो भी इसका ऑफिशियल नाम हो यानी कि सारे कंट्री के द्वारा ये बोला जाएगा, यानी विच विल बी स्पोकन बाय ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्ड के फॉर्मेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को समझेंगे कि कैसे नए नए वर्ड्स हम बनाते हैं, उसके फॉर्मेशन को देखेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसके बारे में समझेंगे, ये बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि जो हमारे आगे का स्ट्रेटजी है जो वीडियोस बनाने का, जो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे और आगे जो आपको नॉलेज है वो मिल ही रहा है, मिलेगा भी। उसका मेरा स्ट्रेटजी क्या है कि बेसिक ग्रामर के लिए और एडवांस्ड ग्रामर के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। एडवांस ग्रामर के वीडियो अलग बनाए जाएंगे और बेसिक ग्रामर के लिए अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। ये बेसिक ग्रामर उनके लिए होगा जो स्कूल लाइफ में होंगे, अभी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में होंगे। कॉलेज लाइफ में कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई एमए कर रहे होंगे, या स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, या किसी भी प्रकार की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये यूज़फुल वीडियोस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन तक। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग, कंपटीशन के लिए जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एडवांस ग्रामर पढ़ना एकदम ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने एकदम दोनों को सेपरेट कर दिया है। बेसिक ग्रामर के लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और एडवांस ग्रामर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। एडवांस ग्रामर में हम लोग बेसिक की थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए, ताकि आपका ग्राउंड एक बना रहे, और सीधा ऊपर तक यानी कि पूरे डीप में हम लोग पूरी गहराई के साथ अपने उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसमें बस हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, या एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी भी एग्जामिनेशन कोई भी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए वो एडवांस ग्रामर होगा। हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई भी आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंपटीशन की तैयारी मुझे नहीं करनी है, बस मुझे स्पोकन करनी है, बस मुझे अगर स्पोकन करनी है, तो आप सिर्फ बेसिक ग्रामर देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि बेसिक ग्रामर के लिए अलग और एडवांस ग्रामर के लिए जो कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटिव ग्रामर कह सकते हैं उसको, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ग्रामर होगा, यानी दोनों के सीरीज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, जय हिंद।